तो बच्चों, मैं हूं मोनिका जाखड़, लेक्चर इन इंग्लिश। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 फर्स्ट फ्लाइट बुक का फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। बच्चों, ये जो चैप्टर है ये एनी फ्रैंक ने ही लिखा है, जैसे कि टाइटल से हमें पता चल रहा है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। यानी कि एनी फ्रैंक ने एक डायरी लिखी थी। वह अपनी ज़िंदगी के जो डेली इंसिडेंट्स थे, जो लाइफ के डेली इंसिडेंट्स थे, उसे अपनी डायरी में लिखा करती थी। बच्चों, एनी फ्रैंक एक ज्यूइश लड़की थी, यानी कि एक यहूदी लड़की थी, जिसका जन्म जो है, जिसका बर्थ जर्मनी में हुआ था। और उस समय जो नाजीज़ थे उन्होंने जर्मनी को ऑक्यूपाई कर लिया था, यानी जो हिटलर की नाजी पार्टी थी उन्होंने जर्मनी को उस समय वहाँ पर आधिपत्य जमा लिया था, कब्ज़ा कर लिया था। तो उसने ये जो चैप्टर है यह एनी फ्रैंक की डायरी के फर्स्ट फ्यू पेजेस हैं, जिसमें उसकी अकाउंट है उसके जीवन का। उसमें उसने अपने स्कूल लाइफ के बारे में लिखा है, अपनी फैमिली के बारे में बताया है। और उसने डायरी इसलिए लिखनी शुरू की क्योंकि उसका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था जिसमें वो अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स जिसे वो बता सके, जिसके साथ वो शेयर कर सके। तो बच्चों, शुरू में चैप्टर में जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें इंट्रोडक्शन दी है चैप्टर के बारे में, इसकी डायरी के बारे में हमें ये पढ़ लेना चाहिए। तो बिफोर यू रीड, एनालिस्ट मैरी एनी फ्रैंक 12 जून 1929 फरवरी मार्च 1945 वॉज अ जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल, यानी कि वह एक जर्मनी में पैदा हुई जूइश लड़की थी, यानी यहूदी लड़की थी। हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टरडैम, यानी कि जिसने अपनी डायरी तब लिखी जब वह छुपी हुई थी अपनी फैमिली के साथ और अपने 4 फ्रेंड्स के साथ में एम्स्टरडैम में छुपी हुई थी। ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ नेदरलैंड्स इन वर्ल्ड वार 2, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब जर्मनी को ऑक्यूपाई कर लिया गया था, तब उसने ये डायरी लिखनी उस समय शुरू की थी। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टरडैम आफ्टर द नाजीज गेंड पावर इन जर्मनी, जब नाजी लोगों ने जर्मनी में सत्ता हासिल कर ली तो उनकी फैमिली जो थी, जो एनी फ्रैंक की जो फैमिली है, वो एम्स्टरडैम में चली गई। बट वर ट्रैप्ड, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नेदरलैंड्स, जब नाजी लोगों का आधिपत्य नेदरलैंड्स में भी फैल गया, तब उनकी फैमिली को पकड़ लिया गया। एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन, परसिक्यूशंस का मतलब होता है बच्चों अत्याचार, यानी कि जूइश पॉपुलेशन यानी यहूदी लोगों के प्रति जब नाजी लोगों का अत्याचार बढ़ने लगा, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942। तो जुलाई 1942 को ये लोग छिप गए, हाइडिंग में चले गए इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। एनी फ्रैंक के पिताजी का नाम था ऑटो फ्रैंक, उनकी ऑफिस बिल्डिंग में ये लोग जाकर छिप गए। बच्चों देखो, ये फ़ोटो दी हुई है एनी फ्रैंक की, रियल एनी फ्रैंक की फ़ोटो है। आपको थोड़ा सा इससे आइडिया हो जाएगा कि एनी फ्रैंक कैसी दिखती थी। ये 13 वर्ष की बच्ची थी जब इसने डायरी लिखनी शुरू की है। तो चलिए आगे चलते हैं। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम, यानी कि 2 साल तक छिपे रहने के बाद उन्हें ढूंढ लिया गया, उन्हें किसी ने धोखा दे दिया और वे पकड़े गए और उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ले जाया गया। वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस इन बर्जन बर्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक, जहाँ पर एनी की टाइफस से मृत्यु हो गई उसकी बहन के मरने के बाद। मार्गोट फ्रैंक उसकी बहन का नाम था। हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप रिटर्न टू एम्स्टरडैम, उसके पिता ऑटो जो कि उस ग्रुप में सिर्फ अकेले ही जीवित बचे थे, वे एम्स्टरडैम वापस लौटे आफ्टर द वॉर एंडेड, जब युद्ध समाप्त हो गया। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, उन्होंने देखा कि उसकी डायरी बची हुई है। कन्विंस दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, वे इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त थे कि ये बहुत ही एक यूनिक, एक विशेष, एक विलक्षण रिकॉर्ड है इसकी लाइफ का, नाजी ऑक्यूपेशन का। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, तो उन्होंने इसे इंग्लिश लैंग्वेज में छपवाने के लिए, इसको पब्लिश करवाने के लिए उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने कोशिश की और इसका नाम इन्होंने रखा द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। ये जो डायरी है बच्चों, ये लिखने की शुरुआत कब हुई? एनी फ्रैंक को उसके 13th बर्थडे पर, यानी उसके 13वें जन्मदिन पर उसके पिता ने उसे ये डायरी गिफ्ट में दी। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944। तो एनी ने 12 जून से ही अपनी डायरी लिखनी शुरू कर दी 1942 से, और 1944 1 अगस्त तक उसने डायरी लिखी, उसमें लास्ट एंट्री उसने फाइनल एंट्री की। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस। बच्चों, एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी सबसे पहले डच लैंग्वेज में लिखी और उसे बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया, अनुवाद किया गया उसका, एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स। और इस तरह से एनी फ्रैंक की जो डायरी थी वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक बन गई। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स
टेलीविज़न एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, यानी कि एनी फ्रैंक की जो ये स्टोरी थी इस पर बहुत सारी फिल्म्स भी बनी। टेलीविज़न एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस यानी कि थिएटर पे नाटक भी पेश किए गए, टेलीविज़न प्रोडक्शंस भी बनी इस पे। एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी, और ओपेरा भी बनाया गया इस डायरी पर बेस्ड। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, यानी इस 13 वर्षीय बच्ची की डायरी को एक परिपक्व दिमाग का वर्णन मानकर द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ। इस डायरी में जो इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ, यानी कि दैनिक जो जीवन था नाजी ऑक्यूपेशन के अंडर, नाजी लोगों के आधिपत्य के अंदर, कब्ज़े के अंदर जो जीवन था इन लोगों का, स्पेशली ज्यूइश लोगों का, इसकी बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट एग्जामिनेशन, यानी कि बहुत करीब से इसको दिखाया गया है। तो एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टम्स, यानी एनी फ्रैंक को आज इस नाम से जाना जाता है कि एक बहुत ही रिनोड, यानी कि बहुत ही फेमस, लोकप्रिय, बहुत ही जानी मानी एक फिगर बन चुकी है एनी फ्रैंक एज ए हॉलोकॉस्ट विक्टम। हॉलोकॉस्ट का मतलब नरसंहार जो किया गया था ज्यूइश लोगों का नाजीज़ द्वारा, वहाँ पर उससे पीड़ित लोगों की एक ये मिसाल बन चुकी है एनी फ्रैंक। बच्चों चलो अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इस चैप्टर में एनी फ्रैंक ने अपने कुछ शुरुआती दिनों के बारे में लिखा है, जब उसने डायरी लिखनी शुरू की है। उसमें इसने अपने स्कूल एक्सपीरियंसेस के बारे में, स्कूल लाइफ के बारे में और अपनी फैमिली के बारे में बताया है। तो हम यहाँ से जो चैप्टर है तो आपका मेन शुरू होता है। पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। अब शुरू में ही एनी फ्रैंक कहती है कि डायरी लिखना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, यानी कि एक विचित्र अनुभव है। वो ऐसा क्यों कहती है? नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कुछ पहले आज तक नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा मैंने इससे पहले, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल। क्योंकि ऐसा भी लगता है कि शायद बाद में 13 वर्षीय लड़की के विचारों को, म्यूजिंग्स मतलब उसके थॉट्स को जानने की, समझने की, सुनने की किसी का भी इंटरेस्ट ना हो, यानी कि शायद एक 13 वर्षीय बच्ची की ने जो भी अपनी डायरी में लिखा है उसमें किसी का इंटरेस्ट ही ना हो। ओह वेल इट डजेंट मैटर, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, बस मुझे लिखना है, मेरी लिखने की इच्छा होती है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट, और वो इसलिए भी डायरी लिखना चाहती है क्योंकि मेरी चेस्ट पर, यानी कि मेरे दिल पर जो बोझ है, जो बहुत सारी चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ, अपने दिल से निकालना चाहती हूँ, उसको मैं पेपर पे लिखना चाहती हूँ। यानी कि मुझे एक अर्ज है कि मैं अपने दिल का जो सारी बातें हैं मेरे दिल के अंदर वो बाहर निकाल दूँ। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। एनी फ्रैंक कहती है कि जो पेपर है, जो कागज़ है, उसमें लोगों से भी ज़्यादा सहनशीलता होती है, पेशेंस होती है, धैर्य और धीरज होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग एज वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड। अब कभी कभी यानी कहती है कि जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं निराश हो जाती हूँ, मैं डिप्रेस्ड हो जाती हूँ। एंड वाज सिटिंग एट होम विद माई चिन माई हैंड्स, और मैं घर पर बैठी होती हूँ और मैंने अपने दोनों हाथों में अपनी ठोडी ले रखी होती है। एंड बोर्ड एंड लिस्टलेस, मेरे पास, मैं बोर होती हूँ, मेरे पास करने को कुछ भी नहीं होता। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, मुझे ये हैरानी होती है कि मैं अंदर जाऊँ या मैं बाहर रहूँ, बाहर जाऊँ या मैं अंदर ही रहूँ। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, यानी कि मैं सोच रही थी, ब्रूडिंग मतलब सोचना। तो येस पेपर डज़ हैव मोर पेशेंस। तब मेरे दिमाग में ये बात आती है कि वाकई में पेपर में, यानी कागज़ में, लोगों से ज़्यादा पेशेंस होती है। ये मैंने सेइंग, यानी कि ये मैंने कहावत सुनी थी, लेकिन ये मैं महसूस भी करती हूँ। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रेड दिस स्टिफ बैक नोटबुक, यानी कि मेरी ये प्लानिंग है कि मैं किसी को भी ये नोटबुक पढ़ने नहीं दूंगी। अब स्टिफ बैक नोटबुक किसको कहा है? उसने डायरी को लिखा है अपनी। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता, इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, कि अब मैं उस पॉइंट पर आ जाती हूँ जिसकी वजह से मुझे एक डायरी लिखने की मेरे मन में आई। वो कारण क्या है? पहला कारण क्या है? आई डोंट हैव अ फ्रेंड। बच्चों हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है चैप्टर में, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि डायरी लिखना उसके लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों है एनी फ्रैंक के लिए। तो ये हम पढ़ चुके हैं क्योंकि उसने पहले कभी कुछ नहीं लिखा था और उसे ये भी लगता है कि 13-year-old गर्ल की म्यूजिक्स में, उसके थॉट्स में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होगा। तो इसके बाद हम इस पे चलते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा इसमें, कि क्यों मैंने डायरी लिखना शुरू किया। तो यहाँ पे इसका आंसर हुआ आई डोंट हैव अ फ्रेंड। सबसे पहला तो ये होगा कि एनी फ्रैंक कहती है क्योंकि मेरा कोई मित्र नहीं है, कोई मेरी ऐसी फ्रेंड नहीं है
लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, कि मैं आपको और स्पष्ट तरीके से बताती हूँ. सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13 ईयर गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, क्योंकि कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा कि इस पूरे संसार में एक 13 वर्षीय लड़की पूरी तरह से अलोन है, यानी अकेली है. एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली हूँ भी नहीं. आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16 ईयर ओल्ड सिस्टर. मेरे बहुत प्यार करने वाले माता पिता है, पेरेंट्स हैं. मेरी 16 साल की बहन है. एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 लोग ऐसे हैं जिनको मैं दोस्त कह सकती हूँ. आई हैव अ फैमिली लविंग आंट्स, मेरा एक परिवार है, मुझे प्यार करने वाली मेरी आंटी है. एंड गुड होम, एक अच्छा घर है. नो ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग. तो अगर सतह पर देखा जाए, तो अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड. सिर्फ एक अच्छे सच्चे दोस्त के अलावा मेरे पास सब कुछ है. यानी ये कहना चाहती है कि दोस्त तो मेरे बहुत हैं, फ्रेंड्स तो मेरे बहुत हैं, लेकिन ऐसा फ्रेंड जिसे मैं ट्रू फ्रेंड कह सकूं, वो मेरा ऐसा कोई भी फ्रेंड नहीं है. सच्चा मेरा कोई मित्र नहीं है या कोई सहेली नहीं है. ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम. जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं अच्छा समय बिताने की सोचती हूँ. आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स. यानी कि मैं बस ऑर्डनरी थिंग्स के बारे में, एवरीडे थिंग्स यानी कि रोज़ाना की चीज़ों के बारे में ही बातें करती हूँ. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम. और उससे ज़्यादा मैं किसी के साथ क्लोज भी नहीं हो पाती, और यही मेरे साथ प्रॉब्लम है. मे बी इट्स माई फॉल्ट. फॉल्ट का मतलब गलती. तो एनी मानती है, स्वीकार करती है कि अगर मैं अपनी फ्रेंड्स से बहुत ही क्लोज बात नहीं कर पाती तो ये मेरी गलती है. दैट्स माई फॉल्ट. मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर. कन्फाइड का मतलब होता है बच्चों कि अपने मन की गहराइयों की जो फीलिंग्स होती हैं या अपने मन के जो विचार होते हैं वो ऐसे व्यक्ति को बता देना जिस पे हम विश्वास करते हैं. तो एनी ऐसे अपने किसी मित्र पर विश्वास नहीं करती जिसको वह अपनी फीलिंग्स बता सके. इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज. और ये चीज़ें जो है बदलने नहीं वाली. दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी. इसीलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया. To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the fact in this diary. यानी कि अब इसने डायरी को एक फ्रेंड बुलाया है, फ्रेंड कहकर बुलाया है. वह कहती है कि मैं इससे पहले कि अपनी इस डायरी में कुछ भी लिखना शुरू कर दूं, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, शायद ज़्यादातर लोग ऐसा करेंगे, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड. मैं इस डायरी को अपना दोस्त एक मानती हूँ और ऐसा सोचती हूँ कि ये मेरी फ्रेंड होगी, मेरी दोस्त होगी. एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. और मैं अपनी इस दोस्त को, अपनी इस फ्रेंड को, यानी अपनी इस डायरी को किटी कहकर बुलाऊंगी. तो बच्चों देखो, एनी ने अपनी डायरी का नाम किटी भी दे दिया है. ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किटी कौन है, तो हम कह सकते हैं किटी एनी फ्रैंक की डायरी का नाम है. सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन. तो एनी कहती है कि क्योंकि अगर मैंने सीधा ही लिखना शुरू कर दिया, प्लंज राइट इन का मतलब अगर मैंने सीधे ही बिना कुछ बताए लिखना शुरू कर दिया तो शायद किसी को कुछ समझ ही नहीं आएगा. मेरी स्टोरी का, मेरी कहानी का कुछ भी एक वर्ड भी नहीं समझ आएगा. तो आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो. तो वो कहती है कि इससे पहले कि मैं कुछ भी लिखना शुरू कर दूँ अचानक से ही, तो मैं अपनी लाइफ का एक छोटा सा स्केच देना चाहती हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ का. माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन. अब अपने पिता का वर्णन करती है. वो कहती है कि मेरे पिता, जो कि दुनिया के सबसे अडोरेबल, सबसे प्यार करने वाले पिता हैं, डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36. तो उन्होंने, जब तक वे 36 साल के नहीं हो गए, उन्होंने मेरी माँ से शादी नहीं की. एंड शी वॉज 25, यानी कि जब उसके पिता की शादी होती तो उसके पिता 36 वर्ष के थे और उसकी माँ 25 वर्षीय थी. माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926. और मेरी सिस्टर मार्गोट का जन्म फ्रैंकफर्ट में हुआ था, जर्मनी में, 1926 में. आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929. और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ था. यानी कि जो अपनी एनी है वो मार्गोट से लगभग, अपनी बहन से लगभग 3 साल छोटी है. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4. एनी बताती है कि जब मैं लगभग 4 साल की थी तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही थी. माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. मेरे पिता हॉलैंड चले गए थे 1933 में. माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, अब उसकी माता का नाम है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वेंट विद हिम टू हॉलैंड. वो भी मेरे पिता के साथ हॉलैंड चली गई थी सितंबर में. वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एशन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर.
लेकिन मुझे और मेरी बहन मार्गोट को दादी माँ के साथ रहने के लिए एशन भेज दिया गया था। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और मेरी बहन हॉलैंड में दिसंबर में गई थी। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मुझे फरवरी में भेजा गया था। व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। तो जब मुझे वहाँ भेजा गया तो मुझे एक तरह से मार्गोट का बर्थडे प्रेजेंट की तरह पेश कर दिया गया, मुझे टेबल पर रख दिया गया मार्गोट के सामने एज अ बर्थडे प्रेजेंट, जैसे कि उसके बर्थडे का मैं कोई उपहार हूँ। आई स्टार्टेड राइट अवे एट मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। अब बच्चों एनी बताती है कि मैं वहाँ पर जाकर हॉलैंड में जाकर मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और वहाँ पर मैं जब तक 6 साल की नहीं होगी तब तक मैंने वहाँ पढ़ाई की। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, इन द 6th फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म से उसने वहाँ स्टार्टिंग की। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिस क्यूप्रस द हेड मिस्ट्रेस। 6th फॉर्म में जब वो थी तब उसकी टीचर थी मिसिस क्यूप्रस, वो हेड मिस्ट्रेस भी थी उस स्कूल की, मोंटेसरी नर्सरी स्कूल की। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और साल के अंत में जब वो स्कूल छोड़कर जाने लगी तो वो कहती है कि मेरी आंखों में टीयर्स थे, बल्कि मिसिस क्यूप्रस की आंखों में भी टीयर्स थे, क्योंकि उनका बहुत अच्छा बॉन्ड था आपस में, बहुत एक दूसरे को बहुत पसंद करती थी एनी और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी। वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, हमने अलविदा कहा, बड़ी भारी मन से एक दूसरे को अलविदा कहा। इसमें पूछा भी जाता है बच्चों मिसिस क्यूप्रस कौन है, तो हम बताएंगे वो उसकी टीचर थी, वो उसकी हेडमिस्ट्रेस भी थी, और उन दोनों के बीच में एक अच्छा रिश्ता था, अच्छा बॉन्ड था। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। अब 1941 की समर में ग्रैंड माँ जो थी, उसकी दादी माँ जो थी, वो बीमार पड़ गई और उन्हें एक ऑपरेशन कराना था उनका। सो माई बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन, और इसलिए मेरा बर्थडे कोई ज़्यादा पॉम्प एंड शो के साथ नहीं हुआ, कोई ज़्यादा धूमधाम से नहीं मनाया गया, बल्कि थोड़ी सी लिटिल सेलिब्रेशन ही हुई। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। एनी की ग्रैंड माँ की डेथ हो जाती है जनवरी 1942 में। नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। किसी को भी नहीं पता कि मैं उन्हें कितना याद करती हूँ और उन्हें कितना प्यार करती हूँ, अभी भी कितना प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। तो ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन मैंने मनाया 1942 में, ये पहले वाले बर्थडे सेलिब्रेशन की एक तरह से भरपाई थी। एंड ग्रैंड मास कैंडल वाज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और बाकी कैंडल्स के साथ में एक कैंडल ग्रैंड माँ के नाम की भी जलाई गई। द 4 of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20th June 1942। अब 4 of us यहाँ पे बच्चों कौन है? ये एनी है, एनी की बहन मार्गोट है और उसके माता पिता, यानी कि ये एनी कहती है कि हम जो 4 थे वो अब अच्छा कर रहे थे, और अब प्रेजेंट डेट पर मैं आ जाती हूँ 20 जून 1942 एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। तो आगे इसमें प्रेजेंट में आ गई है और अब लिखती है, शुरुआत करती है यानी अपनी डायरी की। डियरेस्ट किटी, सबसे प्यारी किटी। अब किटी आपको पता ही है कि इसने अपनी डायरी को नाम दिया है किटी। इसने डेट भी लिखी है सैटरडे 20 जून 1942। आर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। क्वेकिंग का मतलब होता है बच्चों शेकिंग, कांपना। अब एनी लिखती है, अपने स्कूल की बात बताती है कि हमारी जो पूरी क्लास है वो अपने बूट्स में क्वेक कर रही है, यानी कि अपने जूतों में क्वेक का मतलब ट्रेम्बल करना, शेक करना, कांप रही है। द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव टू अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। अब कारण क्या था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यों सारी क्लास डर रही थी, क्यों कांप रहे थे बच्चे? क्योंकि एक मीटिंग होने वाली थी टीचर्स के बीच में ये डिसीजन लेने के लिए कि कौन सा बच्चा आगे जाएगा क्लास में और कौन सा बच्चा इसी क्लास में रहेगा। यानी कि फेल पास का जो रिजल्ट्स थे, एनुअल रिजल्ट्स, वो आउट होने वाले थे। पता चलने वाला था कि कौन सा बच्चा आगे जाएगा और कौन सा बच्चा उसी क्लास में रहेगा। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स, यानी आधी क्लास शर्तें लगा रही है। जीएन एंड आई लाफ आर सेल्फ सिली एट द 2 बॉयज़ बिहाइंड अस। अब जीएन कौन है? एक लड़की है जो उसके साथ बैठी है। एनी कहती है कि मैं और जीएन हंस रहे थे और 2 लड़के हमारे पीछे बैठे थे, उनके ऊपर हम हंस रहे थे। सीएन एंड जेक्स, उन बच्चों का नाम क्या था? उन लड़कों का नाम था सीएन एंड जेक्स। हु हैव स्टेक देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेड्स, यानी कि उन्होंने सारी अपनी जो हॉलीडे सेविंग्स थी वो बेड पर लगा दी, शर्तों में लगा दी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, आई एम नो आई एम नॉट। अब क्योंकि सुबह से लेकर रात तक वो यही करते थे सारा दिन, तुम पास होने वाले हो, नो, वो कहता नहीं मैं नहीं होऊंगा। येस यू आर, हाँ तुम होगे, नो आई एम नॉट, मैं नहीं होऊंगा। इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेज एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन,
यहाँ तक कि जो मेरी सहेली थी जी, उसने भी उन्हें रिक्वेस्ट की नज़रों से देखा कि तुम अब ये बंद करो ये सब करना, और मेरी एंग्री आउटबर्ड्स, और मैं भी उन्हें गुस्से से कुछ कुछ बोल रही थी कि तुम सब अब ये चुप हो जाओ, तुम ये कहना बंद कर दो, लेकिन उन्होंने ऐसा बंद नहीं किया, ऐसा करना नहीं कम नहीं किया। इफ़ यू आस्क मी, देर आर सो मैनी डमीज़ दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर हमारी क्लास में इतने सारे डमीज़ हैं। डमीज़ का मतलब मूर्ख लोग, इतने मूर्ख लोग हैं कि आप क्वार्टर ऑफ क्लास शुड बी केप्ट बैक। अगर आप मुझसे पूछो तो मेरे हिसाब से एक क्वार्टर क्लास यानी 1/4 बच्चों को क्लास के अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो सारे स्टूपिड हैं, मूर्ख हैं। डमीज़ का मतलब होता है स्टूपिड पर्सन, तो उसका ये मानना है। पर टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। लेकिन एनी ये कहती है कि जो टीचर्स होते हैं वो मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, यानी कि जिसका हमें पता ना चले, अनुमान ना लगाया जा सके जिसका शुरू में ही, तो अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स हैं अर्थ पे। एनी तो टीचर जो एनी है, एनी के अनुसार जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, वो धरती के सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स, यानी कि हम नहीं जान सकते कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, कि वो अगले पल क्या करेंगे। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। एनी कहती कि मुझे ज़्यादा अपनी चिंता नहीं थी, अपनी फ्रेंड्स की चिंता नहीं थी। वी विल मेक इट, मुझे पता था कि हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स मैथ। अब एनी कहती है कि बस एक सब्जेक्ट का मुझे थोड़ा सा संशय था, मुझे श्योर नहीं था, वो था मैथ्स। एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। बस अब तो मैं इंतज़ार ही कर सकती हूँ, हम लोग इंतज़ार ही कर सकते हैं। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट। यानी कि तब तक तो हम एक दूसरे से यही कह रहे थे कि दिल छोटा मत करो। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। एनी कहती है कि मेरे सभी टीचर्स के साथ अच्छी बनती थी। देर आर 9 ऑफ देम, लगभग मेरे 9 टीचर्स हैं। 7 मैन एंड 2 वीमेन, यानी कि उसमें से 7 मैन हैं, मेल हैं, और 2 फीमेल हैं। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेज़ मैथ। अब मिस्टर किसिंग एक उसके टीचर हैं, ओल्ड फॉगी यानी कि ओल्ड फैशन पर्सन होता है एक, हु टीचेज़ मैथ, यानी कि हमारे जो मिस्टर किसिंग थे, हमें मैथ्स पढ़ाते थे, वो ओल्ड फैशन पर्सन थे। वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजीज़, यानी कि वो मुझसे बहुत दिनों से अनॉयड थे। अनॉयड का मतलब होता है बच्चों चिढ़ना, वो मुझसे चिढ़ते थे। क्यों चिढ़ते थे वो एनी अब आगे बताएगी। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। बहुत सारी वार्निंग्स देने के बाद, यानी कि अब मैं बोलती थी क्लास में तो उन्होंने मुझे पहले वार्निंग्स दी, और वार्निंग्स देने के बाद जब मैं नहीं मानी तो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। और वो एक्स्ट्रा होमवर्क क्या था? एन एसे ऑन द सब्जेक्ट चैटर बॉक्स। अब उन्होंने एक ऐसे मुझे लिखने को बोला, और उसका सब्जेक्ट था, यानी एक निबंध मुझे लिखने को बोला, उसका विषय था अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब होता है एक बहुत ही बातूनी व्यक्ति। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। अब चैटर बॉक्स, अब आप उसके बारे में क्या लिख सकते हैं? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड। अब मैंने सोचा कि चलो मैं बाद में इसके बारे में सोचूंगी कि मुझे इसमें क्या लिखना है। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने अपनी नोटबुक में वो टाइटल लिखा। टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, मैंने उसे अपने बैग में रख लिया और मैं चुप रहने की यानी शांत रहने की कोशिश करने लगी। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, यानी कि उस शाम को जब मैंने अपना सारा होमवर्क फिनिश कर लिया तो उस ऐसे की बात मेरे ध्यान में आई। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, यानी कि अपने फाउंटेन पेन की टिप को चबाते समय मैं उस विषय पर कुछ सोच रही थी कि मैं क्या लिखूं। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसिस बिटवीन वर्ड्स, यानी कि कोई भी शब्दों के बीच में बड़ी बड़ी जगह छोड़कर कुछ भी लिख सकता है। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन मेरी ट्रिक क्या थी कि मैं कुछ ऐसा लिखूँ, कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट्स, कुछ ऐसी बहस करूँ जो कि कन्विंसिंग हो, यानी कि जो दूसरे को मानने पर मजबूर कर दे, बिलीव करने पर मजबूर कर दे। टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, यानी कि मैं ऐसा कुछ लिखना चाहती थी ताकि मैं ऐसी कि मैं अपनी टॉकिंग की जो हैबिट है उस हैबिट को दूसरे से मनवा दूँ। तो आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, यानी कि मैंने काफ़ी सोचा, फिर सोचा, उसके बाद मुझे एक आइडिया आया। आई रोड द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैज़ असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड, मैंने 3 पेज लिखे उस सब्जेक्ट पर जो सब्जेक्ट मुझे मिस्टर किसिंग ने दिया था, एंड वॉज सेटिस्फाइड, और मुझे अपने लिखे पर संतुष्टि थी। आई आर्ग्यू दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट ट्रेट। अब बच्चों एनी क्या लिखती है? एनी लिखती है कि टॉकिंग जो है वो स्टूडेंट का ट्रेट है, यानी किसी भी विद्यार्थी का एक ट्रेट होता है, यानी उसकी क्वालिटी होती है बोलना। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसे कंट्रोल में रखूँ, यानी नियंत्रण में रखूँ। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, यानी कि लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करने के बावजूद भी शायद मैं अपने आप को इस हैबिट से क्योर नहीं कर पाऊँ, यानी पीछा नहीं छुड़ा पाऊँ इस चीज़ से
क्योंकि माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, क्योंकि मेरी माता जी भी उतना ही बोलती हैं जितना कि मैं बोलती हूँ, इफ़ नॉट मोर, एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। और आप इनहेरिटेड ट्रेड्स यानी कि जो आप वंशानुगत अपनी फैमिली से जो आपको क्वालिटीज़ मिलती हैं उसके बारे में आप कुछ कर भी नहीं सकते। इनहेरिटेड ट्रेड्स का मतलब जो हमें पेरेंट्स से हमें क्वालिटीज़ मिलती है, चाहे वो फिजिकल रिजेम्बलेंसेस हो, चाहे हमारी शक्ल मिलना हो, चाहे हमारी आदतें मिलना हो, क्वालिटीज़ मिलना हो, तो मुझे भी अपनी माँ से ही बोलने की आदत जो है वो विरासत में मिली है। इनहेरिटेड ट्रेड्स का मतलब कोई भी गुण अपने माता पिता से विरासत में मिलना। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। अब मिस्टर किसिंग मेरी आर्ग्यूमेंट्स को देखकर हंसते हैं। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकेंड ऐसे। लेकिन जब अगले लेसन में मैं फिर बोलती हूँ तो उन्होंने मुझे एक और ऐसे लिखने को बोल दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। और इस समय ऐसे का जो सब्जेक्ट था वो था एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, यानी कि एक ऐसा चैटर बॉक्स जो कि जिसे ठीक ना किया जा सके। इनकरेजिबल का मतलब दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसी चीज़ जिसको हम सही ना कर सकें, यानी कि बार बार कहने पर भी एनी जो है वो बातें करती जा रही थी, तो उसको इनकरेजिबल फिर से नाम दे दिया। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। मैंने वो भी लिख कर दे दिया मिस्टर किसिंग को। मिस्टर किसिंग ने मुझे अगले 2 लेसन तक कुछ नहीं कहा। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, लेकिन तीसरे लेसन में ही वुड फाइनली हैड इनफ। उन्होंने कहा कि बहुत हो गया। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास, कि तुम्हें क्लास में बोलने के लिए एज अ पनिशमेंट यानी सज़ा के तौर पर तुम्हें एक और ऐसे लिखना होगा। राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड, तुम एक और निबंध लिखो जिसका टाइटल होगा क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। अब ये ऐसे दे दिया यानी को लिखने के लिए तीसरी बार, जिसका टाइटल था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, यानी कि क्वैक क्वैक कहा मिस्टर चैटर बॉक्स ने। अब क्वैक क्वैक क्या होता है बच्चों? क्वैक क्वैक होता है किसी भी बतख की बोलने की आवाज़। तो देखो बच्चों, ये एक पिक्चर दी हुई है बड़ी इंटरेस्टिंग सी। यहाँ पर मिस्टर किसिंग दिखाए गए हैं। ये जो खड़ी है लड़की ये एनी फ्रैंक है, बाकी इसके क्लासमेट्स से ये हंस भी रहे हैं इस पर। और जब ऐसा कहा मिस्टर किसिंग ने तो सारी क्लास देखो हंस पड़ी। और ऐसा ही आगे भी कहा गया है, द क्लास रोड, पूरी क्लास गरज उठी, यानी कि इतनी ज़ोर से हंस रहे थे कि ऐसी आवाज़ आई। आई हैड टू लॉफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेज। अब इंजेन्युइटी का मतलब होता है बच्चों नयापन, कल्पना शक्ति, जो ओरिजिनलिटी होती है। तो एनी कहना चाहती है कि अब मेरी इस टॉपिक पर लिखने की जो कल्पना शक्ति थी या जो नयापन था वो ख़त्म होने वाला था, क्योंकि मैं पहले ही 2 ऐसी लिख चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स। अब मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ और लिखना पड़ेगा इस पर, समथिंग ओरिजिनल, कुछ और ओरिजिनल लिखना पड़ेगा। माई फ्रेंड सैन हुज गुड एट पोइट्री, माई फ्रेंड सैन, एनी कहती है कि मेरी फ्रेंड सैन थी जो कि पोइट्री लिखने में बहुत अच्छी थी, कविताएं लिखने में बहुत अच्छी थी। ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्ड्स, उसने मुझे सलाह दी कि मैं वो जो ऐसे है वो वर्ड्स में लिखूं यानी कविता में लिखूं। एंड आई जम्प फॉर जॉय, और मुझे ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, मिस्टर किसिंग मुझ पर एक जोक प्ले करने की कोशिश कर रहे थे, मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे मुझे बार बार ये ऐसे लिखवा कर। तो विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, यह रिडिकुलस यानी ये बिल्कुल बेतुका सा सब्जेक्ट मुझे देकर, विषय देकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन मैं अब ऐसा कुछ लिखूंगी जिससे ये श्योर हो जाए कि वो जोक उन पर ही हो जाए। तो आई फिनिश माई पोएम, तो मैंने अपनी पोएम लिख ली। आपको सब्जेक्ट तो याद होगा बच्चों, सब्जेक्ट क्या था? क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। अब इस सब्जेक्ट पर उसने पोएम भी लिख ली। एंड अ फादर एंड इट वॉज़ ब्यूटीफुल, और जो मैंने पोएम लिखी वो बहुत ही खूबसूरत थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन विथ 3 बेबी डकलिंग्स। ये जो कहानी थी, सॉरी ये जो पोएम थी वो एक मदर डक के बारे में थी और एक फादर स्वैन के बारे में थी। विथ 3 बेबी डकलिंग्स, जिनके 3 छोटे बच्चे थे, डकलिंग्स थे, हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच। जिन बच्चों को उनके पिता द्वारा मार दिया गया था, पीट पीट कर मार दिया गया था, चोंच से कुरेद कुरेद कर मार दिया गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक कर रहे थे यानी कि बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे। अब सौभाग्यवश जो मिस्टर कीसिंग थे उन्होंने जब ये जोक पढ़ा, जब ये स्टोरी, जब ये वर्स पढ़ी, जब ये कविता पढ़ी, तो उन्होंने इसे राइट वे में लिया, यानी कि उसे अच्छे सेंस में लिया। ही रेड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स। उन्होंने वो पोएम पूरी क्लास को पढ़कर सुनाई और अपने कमेंट्स भी दिए, उस पर अपनी टिप्पणियाँ भी की।
एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। और उन्होंने ना सिर्फ हमारी क्लास को सुनाया बल्कि ये जो पोएम थी ये उन्होंने बाकी क्लासेस को भी पढ़ के सुनाई। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, उसके बाद से मुझे क्लास में बोलने की इजाज़त दे दी गई है, यानी मिस्टर किसिंग ने मुझे क्लास में बोलने की अनुमति दे दी, मुझे उसके बाद नहीं टोका यानी पनिशमेंट नहीं दी। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे बोलने के लिए उसके बाद कभी भी एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि इसके विपरीत, मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेक जोक्स दीज डेज, आजकल तो मिस्टर कीसिंग जो है वो बहुत बार क्लास में जोक्स सुनाते हैं। योर्स एनी, अब ये जो लिखा है ये डायरी का जो एक्सट्रैक्ट है, ये एनी लिखती है नीचे, योर्स एनी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और ये जो अंश है ये द डायरी ऑफ यंग गर्ल जो उसने बुक लिखी थी उसमें से एक अंश है जो कि लिया गया है विद स्लाइट अडेप्टेशन। तो बच्चों ये हमने स्टोरी पढ़ी है एनी फ्रैंक की जो डायरी में उसने अपनी डेली इंसिडेंट्स लिखे थे, कुछ एक अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस हमसे शेयर किए थे, जिसमें उसने अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बताया, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको ये जो पूरा चैप्टर है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिए। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे इस चैप्टर के। तो थैंक यू।